हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 18 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की एनालिसिस। यह इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है जहां पे जो सबसे पहली और मेजर न्यूज़ है वो ये है कि क्लास प्लस टू के एग्जाम्स जो पेंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गए थे, अभी सीबीएसई ने उनके मार्क्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाल लिया है। क्लास 10th और क्लास 11th के मार्क्स भी अब क्लास प्लस टू के मार्क्स को कैलकुलेट करने में इंक्लूड किए जाएंगे। काफ़ी लोग इससे खुश हैं, कुछ स्टूडेंट इस मेथड से खुश नहीं हैं। एनीवेज इसको एक्सेप्ट अभी के लिए कर लिया गया है और जुलाई 31 तक जो रिजल्ट्स है वो भी डिक्लेयर हो जाएंगे। अब हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे, लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि कैसे पेंडेमिक की वजह से इंडिया में जो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि पेंडेमिक की वजह से जो रिच स्टूडेंट क्लास है और जो पुअर स्टूडेंट क्लास है उनके बीच में जो ऑलरेडी बहुत बड़ा गल्फ था, जो बहुत बड़ा गैप था, वो कैसे और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेंडेमिक की वजह से ना मोस्टली जो स्कूल्स वगैरह हैं, एजुकेशन जो स्टेट्स में हैं, वो लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ऐसी इतनी गरीबी है हमारे देश में, बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है, रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए गैप हो गया है। लेकिन जो शहरों में रहने वाले हैं जिनके पास स्मार्टफोन है वो एजुकेशन का मजा लूट रहे हैं। तो पहले से ही अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत डिफरेंस था भैया, लेकिन अभी ये ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज के एडिटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यह इंडिया में अभी एकमात्र एंटी टेरर लॉ है। अब ये न्यूज में क्यों है, देखिए पिछले साल दिल्ली में राइट्स हुए थे जब मिस्टर ट्रंप दिल्ली में आए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अराउंड 52 to 53 पीपल वर डाइड ड्यूरिंग दोज राइट्स। तो दिल्ली हाई पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनको चार्ज दिया गया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल कीजिए और ताकि जस्टिस डिलीवरी हो सके। तो कुछ लोगों को यहां पे जेल में डाला गया था, जिसमें जो है देवांगना, आप यहां पे देख सकते हो, नताशा और आसिफ, इनको जेल में डाला गया था। साल भर से ये लोग जेल में थे। ट्रायल कोर्ट के अंदर यह केस चल रहा था। पहले ट्रायल कोर्ट ने इनकी बेल को कैंसिल कर दिया था, उसके बाद इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन डाला था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी बेल को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी इन तीनों लोगों को बेल मिल गई है। बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि ये स्टेट के अगेंस्ट में है, मतलब ये खुश हो रहे हैं कि जो इनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को बहुत ज़्यादा लोग प्रे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या सारी आती है यूएपीए एक्ट के अंदर। यूएपीए इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, मतलब ब्लैक बॉक्स के अंदर आप कुछ भी डालो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके अंदर ना किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। तो आज की जो पूरा एडिटोरियल हम लोग जो है यूएपीए के बारे में ही करने वाले हैं। प्रताप भानु मेहता जी हैं जिन्होंने बहुत शानदार ये आर्टिकल लिखा है। हालांकि इसमें स्टेट को थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया है, बट स्टिल वी नीड टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट एज वेल। तो देवांगना, नताशा और आसिफ को मिल गई है बेल, क्योंकि दिल्ली राइट्स के अंदर में इनको चार्जशीट में डाला गया था। एनीवेज यूएपी एक्ट क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर हम इस एडिटोरियल की डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे यूएपी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, 1967 में सबसे पहले इसको इनेक्ट किया गया था, 1967 में। ठीक है, लेकिन 2004 के अंदर इसके अंदर चेंज कर दिए गए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर दो दूसरे एक्ट भी थे। एक को कहा जाता है टाडा और एक को कहा जाता है पोटा, जो अपने आप में बहुत ही हार्श एक्ट थे। 2004 में इनको अबोलिश कर दिया गया। उसके बाद 2004 में जो टेरर वाला जो प्रोविजन है वो यूएपीए के अंदर डाल दिया गया। मतलब 2004 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कार्रवाई की जाएगी वो यूएपीए के अंदर में की जाएगी। आपको थोड़ा सा टाडा और पोटा के बारे में पढ़ लेना चाहिए, कैसा इसको मिसयूज किया जा रहा था। उसके बाद 2008 में और 2019 में भी इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए। कुछ अमेंडमेंट ऐसे हुए कि स्टेट को, मतलब सेंटर को ज्यादा पावर दे दी गई। और उन देखिए जितनी पावर आपके पास होगी ना आप उसको उतना ही ज्यादा मिसयूज करोगे, है ना। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब सेंटर कितनी ज्यादा पावर दे दोगे किसी भी चीज को लेके तो डेफिनेटली सेंटर उसको अपने फायदे के लिए यूज करेगा। तो ये यूएपीए एक्ट के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। देखिए कुछ इशू के बारे में बात कर लेते हैं। यूएपी एक्ट में इस अमेंडमेंट से पहले क्या होता था,
सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ही आप लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे। इंडिया में इस टाइम पे 36 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। लेकिन जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुए उसके अंदर ये बोला गया कि हम लोग इंडिविजुअल को भी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इंडिविजुअल्स को भी एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो आउटसाइड ऑफ 36 ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी पावर सेंटर को दे दी गई है। मतलब यूएपीए के अंदर में अगर कोई पर्सन आ जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, किसी के ऊपर केस चलाया जाता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं है। ऑल पावर लाइज विद द सेंटर ओनली नाउ। सेंटर जो है किसी को की प्रॉपर्टी को सर्च कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है और उस पर्सन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है। तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल्स को, जर्नलिस्ट लोगों को टारगेट किया जाता है बाय सेंटर और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। और या भैया यहां पे देखिए, चार्जशीट करने से पहले 180 डेज मतलब 6 महीने तक आपको जेल में डाला जा सकता है बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई वारंट के। 180 डेज के लिए आपको डिटेन किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे है वो ये है कि आपको बेल भी नहीं मिलेगा। इफ यू आर चार्ज्ड अंडर यूएपीए आपको बेल भैया नहीं मिलने वाला है। समझे बात? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस यूएपीए एक्ट के अंदर। इन सारे प्रोविजंस को देख के ये लगता है कि सेंटर इसको अपने लिए यूज करती है और मतलब इसका मिसयूज करती है ओवरऑल। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे है, जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है, वो है डेफिनेशन। अरे भैया आप किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन इस पूरे एक्ट के अंदर जो टेररिस्ट की डेफिनेशन है वही क्लियर नहीं है। इट्स वेरी वेग। तो जब टेररिस्ट की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप किसी को टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? क्योंकि टेररिस्ट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वेग है, इसलिए इंडिविजुअल लोगों को टारगेट किया जाता है। जैसे मान लो मैं सरकार के किसी काम से खुश नहीं हूं, मैंने सड़क के ऊपर जाके प्रोटेस्ट किया, सरकार क्या बोलेगी? अच्छा तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, चलो आज से तुम टेररिस्ट। क्योंकि टेररिस्ट की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, और आउटसाइड ऑफ दीज 36 ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या यहां पे ये है कि जब आप किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हो तो सरकार उसको फैक्ट्स के बेस पे नहीं करती है। सरकार जुडिशरी के सामने, कोर्ट के सामने ये नहीं बताती है कि सर इसने ये काम किया है। सरकार ये बताती है सर मुझे डाउट है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आपको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब सरकार को अगर डाउट है कि ये पर्सन टेररिस्ट हो सकता है तो उस डाउट के बेस पे ही मुझे जेल में डाल दिया जाएगा 180 डेज के लिए, और मुझे बेल भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए, मान लो कोई आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई स्टूडेंट है कॉलेज के, स्कूल के, किसी गांव के लोग अगर किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो टेररिस्ट हैं। और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है? मतलब दे आर नॉट टेररिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेट्स को हैंडल करनी चाहिए रादर देन सेंटर को। लेकिन जब आप यूएपीए के अंदर में आ जाते हो तो ऑल पावर लाइज विद द सेंटर, आप स्टेट्स को बाईपास कर देते हो। यहां पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, और प्रॉब्लम क्या है यहां पे? और प्रॉब्लम ये है यहां पे कि जब किसी को बेल मिलती है, मान लो मुझे यूएपीए के अंदर डाल दिया गया, जैसे देवांगना को, नताशा को डाल दिया गया था, तो जब इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, जब इनको बेल के लिए अप्लाई किया तो दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि सर मुझे डाउट है कि ये रायट्स के अंदर इन्वॉल्व थे। हालांकि मेरे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है, तो प्राइमा फेसिया ट्रू, अगर पुलिस को लगता है कि ये इन्वॉल्व थे तो भैया आपको बेल नहीं मिलेगी। क्योंकि बेल के दौरान आप, जो कोर्ट होता है ना, वो एविडेंस चेक नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप किसी की बेल की सुनवाई कर रहे हो तो आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा उल्टा हुआ।
इस केस में जब इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बेल प्ली डाली, तो उस बेल प्ली के दौरान कोर्ट ने एविडेंस चेक कर लिए, और जब कोर्ट को लगा कि ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है, सरकार इनको जानबूझ के फ्रेम कर रही है, तो इनको बेल दे दिया गया। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होती है बेल और एक होती है प्रॉपर ट्रायल। दोनों चीजें अलग हैं। जब प्रॉपर ट्रायल होता है तो एविडेंस पेश किए जाते हैं, और जब बेल होती है तो डिफरेंट तरह की आर्गुमेंट्स यहां पे दिए जाते हैं। अब जब इन लोगों को बेल मिल गई है और कोर्ट ने ये मान लिया है कि सरकार इनको जानबूझ के फ्रेम कर रही है, तो क्या इनके रियल ट्रायल को इंपैक्ट करेगा? देखिए, बेल का मतलब ये नहीं होता कि इनोसेंट हैं। बेल का मतलब अभी के लिए उनको सिर्फ थोड़ा सा रिलीज किया गया है जेल से, केस अभी भी उनके ऊपर चलेगा। केस चलने के बाद जो है उनको रिहा किया जाएगा या जेल में डाला जाएगा, दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन बेल वाले केस में सरकार ने मान लिया है, तो क्या ये उनके पूरे वर्डिक्ट को इंपैक्ट करेगा? इसको देखना फ्यूचर में हमें क्या है। लेकिन इस पूरे के पूरे इशू से कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जो ब्रॉडर प्रॉब्लम है कि ये जो सिविल लिबर्टीज है ना, उसको प्रिवेंट किया जा रहा है। मतलब जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, है ना, कोई जेएनयू के बच्चे या डीयू के बच्चे, कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई क्राइम नहीं है, दिस इज नॉट अ क्राइम। और एक बार अगर आप किसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो गए, तो सरकार आपको मान लेती है कि ये बंदा क्रिमिनल है। अरे उसको डाउट मतलब, और हमारे कोर्ट में क्या होता है, जब तक आप प्रूफ नहीं होते कि आपने क्राइम किया है, तब तक आप इनोसेंट हो। जब तक आप गिल्टी प्रूफ नहीं होते, तब तक आप इनोसेंट हो। लेकिन यूएपी के अंदर मान लिया जाता है कि आप इनोसेंट नहीं हो। द मोमेंट आपके ऊपर शक किया जाता है, तो आपको गिल्टी मान लिया जाता है। अरे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट तो दो, है ना, तो वो यहां पे नहीं मिलता है। इसी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो सरकार के अगेंस्ट में बात करते हैं और सरकार की पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं ना, जैसे जर्नलिस्ट हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सिविल राइट एक्टिविस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, ये अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार इनको जो है टारगेट करती है, उनको जेल वगैरह में डाल देती है। देखिए, हर हेबियस कॉर्पस यह एक फंडामेंटल राइट है, राइट। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि अगर किसी को सरकार ने, किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो 24 आवर्स के अंदर में उस बंदे को, उस पर्सन को जज के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये हर्बेस कॉर्पस बोलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस यूएपी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट भी इस हर्बेस कॉर्पस को टाइम टू टाइम इग्नोर करता है, जो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि 180 डेज तक पुलिस आपको जेल के अंदर रख सकती है विदाउट एनी चार्जशीट। तो हर्बियस कॉर्पस का वायलेशन हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का यहां पे वायलेशन होता है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एज क्राइम मतलब, जैसे आप फेसबुक के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हो, उस सर्च करने के बेसिस पे ही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, चाहे आपने एक्चुअल में क्राइम किया हो या ना किया हो। अगर आपने कुछ बोल दिया, फेसबुक पे कोई स्टेटस डाल दिया, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डाल दिया, उस स्टेटस के बेसिस पे ही आपको अरेस्ट किया जाता है भैया। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज आल्सो कंसीडर्ड एज क्राइम। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं फेसबुक पे कि मैं मोदी जी के ऊपर पत्थर मारूंगा या मैं राहुल जी को थप्पड़ मारूंगा, तो ये मैंने सिर्फ बोला है, मैंने एक्शन नहीं लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को आप क्राइम नहीं मान सकते हो। तो यह सारी की सारी चीजें इस यूएपी एक्ट के अंदर जो है इग्नोर की जाती हैं, जिसकी वजह से सिविल लिबर्टीज और इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, जो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ओवरऑल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। लेकिन यहाँ पे फनी पार्ट है, थोड़ा सा एक फनी पार्ट यहाँ पे ये है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों लोगों को बेल दे दिया, फिर भी उनकी बेल को उनको रिलीज नहीं किया गया बाय पुलिस। क्यों? क्योंकि पुलिस ने कहा कि देखो भैया, हम इनको रिलीज कर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास इनका एड्रेस नहीं है। तो पुलिस कह रही है कि हम लोग इनका एड्रेस कंफर्म करेंगे पहले। तो एक दिन लगा पुलिस को एड्रेस कंफर्म करने में, फिर उनको जाके रिलीज किया। मतलब ये लोग 1 साल से जेल में बंद थे, उसके बावजूद भी पुलिस को इनका एड्रेस कंफर्म करने में 1 दिन लगा। अरे भैया, साल भर से आप क्या कर रहे थे, है ना। तो यह कोर्ट अभी जाने वाला है, एक्चुअली चला भी गया है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में चली गई है।
सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। हमारी जुडिशरी में पास्ट में भी बहुत शानदार लैंडमार्क जजमेंट्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं बहुत सारे केसेस को लेके। जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल ले देता हूँ आपको, एक्सेस टू इंटरनेट, इट्स अ फंडामेंटल राइट, है ना। राइट टू प्राइवेसी, इट्स अ फंडामेंटल राइट, ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन क्या इन लैंडमार्क का जजमेंट का इंपैक्ट होता है स्टेट के ऊपर और जुडिशरी के कल्चर के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार जब आपको इस तरह का लैंडमार्क जजमेंट मिल जाता है तो उसके बाद ये पूरा कल्चर, पूरा सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पास्ट में नहीं देखा गया है। मतलब ढाक के तीन पात, जो चीजें चली आ रही थी वो ऐसी की ऐसी चलती रहती हैं। होता क्या है, जो इंडिविजुअल जजेस होते हैं, जैसे मिस्टर चंद्रचूड़ हैं या और जो जज होते हैं, ये इतना शानदार लैंडमार्क जजमेंट देते हैं, ये बस इंडिविजुअल जजेस का जजमेंट बन के ही रह जाता है। ये ओवरऑल जुडिशरी को और कल्चर को चेंज नहीं कर पाता है। भीमा कोरेगांव केस आपको पता ही होगा, 3 साल पहले 2018 में पुणे के पास एक गांव है कोरेगांव, वहां पे केस हुआ था। वहां पे दलित्स और हायर कास्ट के बीच में जो है वो राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से वहां पे कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया है बाय पुलिस। वो लोग अभी तक 3 साल तक जेल में ही हैं, उनको बेल नहीं मिला है, राइट। तो क्या इस दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भीमा गोरेगांव केस में भी कुछ ऐसा शानदार वर्डिक्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। यूएपीए वाले केस में अभी 2 लोगों को 9 साल के बाद कोर्ट ने बोला है कि ये लोग इनोसेंट हैं। मतलब 9 साल यूएपीए के अंदर उनको जानबूझ के झूठ बोल के उनको जेल में डाला गया था। तो इस तरह के केस देखते हैं, लैंडमार्क जजमेंट है। लेट्स सी के फ्यूचर में इस तरह के जो यूएपी का जो मिसयूज किया जाता है उसका मिसयूज कम होगा। जो पुलिस जानबूझ के लोगों को जेल में डाल देती है होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस पे, क्या ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे हो सकता है? क्योंकि पहले भी जब टाडा और पोटा का बात होती थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को जानबूझ के जेल में डाल दिया जाता था बाय पुलिस अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री। उनको तो अभी हम लोगों ने कर दिया है। लेट्स होप के फ्यूचर में इस तरह के एक्ट्स का मिसयूज कम होगा, डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल लिबर्टी, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और देखिए, डेमोक्रेसी में सीधी सी बात है डेमोक्रेसी का बैकबोन क्या होता है? डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल, है ना। डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए, सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार को उन्होंने ही तो चुन के भेजा है ना। लेकिन अगर आप लोगों के डिसेंट को, लोगों की लिबर्टी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को करटेल करोगे, जानबूझ के इंडिविजुअल्स को टारगेट करोगे, तो भैया डेमोक्रेसी भी बहुत दिनों तक नहीं रह सकती है। तो ये पूरे का पूरा मामला था। यहाँ पे थोड़ा सा यूएपी के बारे में आपको बताया, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। देखिए, इस तरह के एग्जांपल्स आप एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हो अगर कभी इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। अगर आपका वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो इसे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, दोस्तों के साथ जो है शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग बढ़िया बढ़िया आपके लिए एनालिसिस लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड